बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोबिट्स में खुश आमदीद। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा, बायोडाइवर्सिटी, और पहला लेक्चर हमारा हो गया था। आज हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि क्या, कि इस दुनिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 मिलियंस के ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या करते हैं, पहले डिफिनीशन जाने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे क्या कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बिलीव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म है, 2 मिलियंस किस्में हैं। 2 मिलियन यानी जानदारों के क्या है, किस्में हैं। 2 मिलियन टाइप्स इन दी वर्ल्ड। 2 मिलियन टाइप्स ऑफ organisms present in the world। सही है, यानी बायोलॉजिस्ट ये यकीन रखते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे पास 2 मिलियन टाइप्स है ऑर्गेनिजम्स के, यानी 20 लाख हैं। अब इनमें से बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि 1.5 मिलियन जो हमारे पास हैं, 1.5 मिलियन ये क्या है, हमारे पास एनिमल्स हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1.5 मिलियन में तादाद की बात नहीं कर रहा हूँ, तादाद तो बहुत ज़्यादा है, मैं किस्म की बात कर रहा हूँ। यानी 1.5 मिलियन एनिमल्स की किस्में हैं, सही है, ये याद रखें, किस्में हैं। और जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो कितने हैं, 0.5 मिलियन हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं। 2 मिलियन हमारे पास कितने के बराबर होते हैं, 20 लाख के। सो उनमें से 1.5 मिलियन एनिमल्स यानी 15 लाख किस्में हैं जानवरों के, और 5 लाख 0.5 मिलियन 5 लाख हमारे पास किस्में हैं, किस चीज़ की, प्लांट्स की किस्में हैं। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, असल में बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई क्यों करते हैं, यानी डिवाइड क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कि व्हाई बायोलॉजिस्ट classify organisms। ये हमारे पास के क्या है, क्वेश्चन है कि बायोलॉजिस्ट आखिरकार ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी 2 टांगें होती है, कुछ की होती है 4 टांगें। अब ये जो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, 2 मिलियन, तो हर एक को स्टडी करना तो इंतहाई मुश्किल हो जाता है बायोलॉजिस्ट के लिए। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपने लिए आसान करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 जो टांगों वाले एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स है, उनको एक ग्रुप में रखते हैं, 4 वाले को, 4 टांगे वालों को दूसरे में रखते हैं। इस तरह जो पानी में रहते हैं अलहदा ग्रुप बनाते हैं उसके लिए, और जो हवा में रहते हैं उनका अपना ग्रुप होता है, जो ज़मीन पे रहते हैं वो ऑर्गेनिज़म उनका अपना ग्रुप होता है। तो ये इसलिए ऑर्गेनिज़म को क्यों डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर हमारे पास ये होगा कि देखें, ये इतने सारे ऑर्गेनिजम्स एक एक पढ़ना तो इंतहाई मुश्किल हो जाता है बायोलॉजिस्ट के लिए। तो वो अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनको क्या आ जाए,
ताकि उनको आसानी हो, आसानी से ऑर्गेनिजम्स को स्टडी क्या कर सके, स्टडी कर सके। यानी इसका आंसर है टू स्टडी सच, टू स्टडी क्या है, टू स्टडी सच अ लार्ज, टू स्टडी सच अ लार्ज collection of organisms biologists classify them। सही है बेटा। देखो हमारे पास क्वेश्चन था कि बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है कि वो करें। इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये जो मैंने आंसर लिखा है ये बुक में मौजूद है कि टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम, इसलिए करते हैं कि वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करे, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप वाइज डिवाइड करे ताकि उनमें क्या करें, आसानी पैदा की जा सके। अब असल में आते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के डेफिनेशन की तरफ कि क्लासिफिकेशन हमारे पास है क्या चीज़। डिफाइन करते हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं। अभी पहले क्या है, यहाँ पे लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड किसे कहते हैं, तरीके को, क्या तरीका। क्लासिफिकेशन एक तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तकसीम करते हैं ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार को किस चीज़ में, इनटू ग्रुप्स में, और सब ग्रुप्स यानी और छोटे ग्रुपों में। किस चीज़ की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कि यानी ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती है और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है यानी मुख्तलिफ हैं। क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन को हमने डिफ़ाइन किया कि क्लासिफिकेशन वो तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को, जानदार को तकसीम करते हैं। किस चीज़ में तकसीम करते हैं, या तो ग्रुप में करते हैं या सब ग्रुप में करते हैं। किस चीज़ की बेस पर करते हैं, ऑन देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, और क्या डिफरेंसेस है, कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, क्लासिफिकेशन की हमारे पास डेफिनेशन हुई। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की थोड़ी मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि ये है क्या चीज़। डेफिनेशन यहाँ पे रहने दे, इधर मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, एक ग्रुप में लेता हूँ, उनमें मैं कुछ ऑर्गेनिज़म लेता हूँ। ऑर्गेनिज़म में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या लिया, गोट, मंकी, फ्रॉग, फिश और बर्ड्स। ये मैंने ऑर्गेनिजम्स कुछ लिए हैं, इसको मैं नाम देता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इसको नाम देता हूँ ग्रुप नंबर 1। क्या, ग्रुप नंबर 1 मैंने नाम दिया। अब कुछ और लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मॉस्कीटो, स्नेल्स और बटरफ्लाई। ये मैंने कुछ और ऑर्गेनिज्म लिए हैं, इसको मैं नाम देता हूँ किस चीज़ का, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 ये मैंने नाम दिया। अब देखिए ये जो मैंने ग्रुप बनाया है और ये जो मैंने ग्रुप बनाया है,
इस ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए हमने ए ग्रुप में रखा है। और सेम इसी तरह इनमें भी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इसीलिए हमने दूसरे ग्रुप में रखा है। अब देखिए, ये हमारे पास जो 6 चीज़ें हैं, इन दो ग्रुप में डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस समझे। इस ग्रुप में जो हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दीज ऑर्गेनिजम्स हैव वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और इसका लिख देता हूँ कि दे डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम, डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किसे कहते हैं? ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, सही है। अब ये जो 6 ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, इनको इसलिए एक ग्रुप में रखा है कि इन सब की क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, और इसको इन ऑर्गेनिजम्स को इसलिए दूसरे ग्रुप में रखा है कि इनकी वर्टिब्रल कॉलम क्या है, नहीं है। मॉस्किटो मच्छर है, बटरफ्लाई क्या तितली है, स्नेल जितने हशरात यानी कीड़े मकोड़े हैं, इनके क्या है, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी इनके पास नहीं है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास क्या हो गए, ग्रुप्स हुए, क्या सॉरी ग्रुप्स हुए। अब सब ग्रुप्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं इस ग्रुप को उठा लेता हूँ, इनमें से कौन कौन से मेंबर में उठा लेता हूँ? मैं उठा लेता हूँ को, गोट, और मैं उठा लेता हूँ मंकी, सही है। ये 3 मेंबर्स मैंने उठा लिए, कौन कौन से, को, गोट और मंकी। इसको मैं क्या नाम देता हूँ कि ये हमारे पास एक सब ग्रुप है। क्या है? सब ग्रुप है। क्यों मैंने इसको सब ग्रुप में लिया? क्योंकि को क्या है, अपने बच्चे देती है, बच्चे जब देते हैं तो उसके बाद उनको बड़ा करती है किस चीज़ पर, दूध पर। सेम बकरी का भी इस तरह है, बच्चे देती हैं फिर दूध के ज़रिए बड़ा कर देती हैं। मनकी का भी यही है कि बच्चे देती है, उसके बाद क्या करती है, दूध पे बड़ा कर देती है। तो इसको मैंने सब ग्रुप में लिया। इसी तरह ये फिर और सब ग्रुप में डिवाइड होंगे, और ये जो बाकी बचे, फ्रॉग का अलग सब ग्रुप होगा, फिश का अलग सब ग्रुप होगा, बर्ड्स का अलग सब ग्रुप होगा। तो ये मैंने सिर्फ आप लोग के समझाने के लिए कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या फ़र्क होती है। अब हम अपने दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, यहाँ तक समझ आ गई बेटा? ओके, आगे मैं चलता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। दूसरा जो हमारे पास है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक हमारे पास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सही है, ये हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यानी ये जो जानवरों को, ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम किस बेस पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब क्या करते हैं, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर हैबिटाट्स। हैबिटाट में कौन कौन सी चीज़ें, उनके एयर, वाटर और लैंड के। यानी पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। टॉपिक है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं कि एरिस्टोटल क्लासिफाइड organisms on the basis of habitat। क्या?
हैबिटाट। अब हैबिटेट में क्या लिया है उन्हें? एयर, वाटर एंड लैंड। सबसे पहले कौन आते हैं? एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब को, एरिस्टोटल जो हम कहते हैं अरस्तु, होप का आप लोगों ने क्या नाम सुना होगा इसका, अरस्तु, सही है। अरस्तु साहब आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट, कि यार वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। उन्होंने क्या लिया है? एयर, वाटर एंड लैंड। यानी उन्होंने सिंपल ये लिया है कि जितने ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं उसको एक ग्रुप में रखा है, जितने ऑर्गेनिज़म एयर हवा में रहते हैं अलहदा ग्रुप में रखा है, जितने ऑर्गेनिज़म्स कहाँ ज़मीन पे रहते हैं उनको अलहदा ग्रुप में रखा है। तो ये क्या एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड किया ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। लेकिन यार देखें, अब सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो ज़मीन पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक जैसी हैं, तो इसको हमने एक ग्रुप में रखा, पानी वाले को दूसरे ग्रुप में रखा, और इस तरह हवा वाले जितने ऑर्गेनिजम्स हैं एक ग्रुप में रखें अगर हम, तो यार ये तो इंतहाई नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है ऑर्गेनिजम्स के साथ। हाँ, कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। ये सिमिलरिटीज़ है कि हवा वाले सारे हवा में उड़ते रहते हैं, ज़मीन वाले सारे ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन उनमें क्या कुछ डिफरेंसेस भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में हमारे बुक में दिया है, कौन सा एग्ज़ाम्पल दिया है? एग्ज़ाम्पल ये दिया है कि फिश एंड turtle cannot be placed in one group, कि जो हमारे पास क्या है, फिश और टर्टल है, इसको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये दोनों पानी में रहते हैं, फ़िश भी पानी में रहता है, टर्टल भी पानी में रहता है, लेकिन अब ये नहीं है कि हम सारे पानी के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखें। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, इंतहाई बहुत बड़ी क्या है, ज़्यादती है। तो फिर और बायोलॉजिस्ट आ गए, क्या है, यहाँ तक एरिस्टोटल की समझ आ गई ना? अच्छा, और बायोलॉजिस्ट आ गए बाद में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, क्या किया? अच्छा, बाद में जो बायोलॉजिस्ट आ गए ने, उन्होंने ये कहा कि यार देखो, हैबिटाट पे सिर्फ क्लासिफाइड हम ऑर्गेनिजम्स को नहीं कर सकते, बल्कि हम उनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, तो हम उस पर क्या करें, क्लासिफाई करेंगे। क्या किया? लेटर का मतलब यानी बाद में, लेटर बायोलॉजिस्ट classified organisms on the basis of physical characteristics। फिज़िकल किसे कहते हैं? तिब्बी, फिज़िकल तिब्बी, और कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात। यानी जो बाद में जितने बायोलॉजिस्ट आ गए, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, डिवाइड किया या क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स से डरना नहीं है। क्या चीज़ें? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ उन्होंने लिए हैं, क्या? यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो का मतलब मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिज्म, सिंपल नोट करें। यहाँ पे लिए हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह दूसरे में लिए हैं क्या, कि ऑटोट्रफ ऑर्गेनिजम्स मैं लिख देता हूँ, क्या ऑटोट्रफ ऑर्गेनिजम्स।
दूसरे पे यहाँ पे क्या लिए हैं, हेट्रोट्रफ ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रफ ऑर्गेनिजम्स। इस ओ का मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, सही है, ये इसका भी। और हमारे पास और क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब जब बाद में हमारे पास जितने बायोलॉजिस्ट आ गए, उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने क्लासिफाइड किया ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ के बेस पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो होते हैं किस चीज़ के ऊपर, वो हमारे पास होते हैं जो कई सेल से बने होते हैं। तो इसको, और उसका ऑटोट्रफ ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था, वो होते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकें, और हेट्रोट्रफ ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सके। और हमारे पास और क्या चीज़ है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरे हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस होता है। तो जो बाद में हमारे पास क्या आ गए, बायोलॉजिस्ट आ गए, उन्होंने इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर इन किस चीज़ को, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया। लेकिन चूंकि फिर मॉडर्न, आजकल तो जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न दौर आ गया, तो इन्होंने क्या किया कि बायोलॉजिस्ट ने, मॉडर्न बायोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ हैबिटाट और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या कहेंगे, मैं इधर मिलता हूँ, हम कहेंगे कि, हम क्या कहेंगे, ये जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट आ गए, क्या किया उन्होंने, मॉडर्न बायोलॉजिस्ट, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देता हूँ, मॉडर्न बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड organisms not just based on किस चीज़ पर, not just based on habitat and physical characteristic, physical क्या characteristics, क्या किया उन्होंने, सिर्फ हैबिटाट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर डिवाइड नहीं किया गया, बट आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो हमारे पास मॉडर्न बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ हैबिटाट और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक तक महदूद नहीं रखा, बट उन्होंने क्लासिफाइड किया किस चीज़ पर, जेनेटिक्स पर, एनाटॉमी पर, फिजियोलॉजी पर और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। अब आप लोग जानते हैं, मैंने सब कुछ ये बताया था। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या करे कि पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक मुंतकिल करे किस चीज़ में, ऑफस्प्रिंग, यानी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू एन ऑफस्प्रिंग। दूसरी थी हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम स्टडी करते थे किस चीज़ के, बॉडी पार्ट्स को, यानी
स्टडी करते थे हम बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक है, किडनी है, लीवर हैं, इनकी स्टडी करते थे हम किस चीज़ पर, एनाटमी में। और फिजियोलॉजी में फिर जितने बॉडी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल किडनी, स्टमक, लीवर, सारे उनकी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, रोल पढ़ेंगे, तो उनको हमने क्या कहा था, फिजियोलॉजी कहा था। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी क्या किया, हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने इन सारी चीज़ों की बिना पर क्या कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। तो ये लेक्चर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे एंड होती हैं इसकी। इंशाल्लाह कल जो हमारा लेक्चर है वो जो एम्स हैं क्लासिफिकेशन के, हायरार्की वगैरह है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।